25 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चाइना, कश्मीर एंड द घोस्ट ऑफ अगस्त 5। हैप्पी मैन जैकब जी हैं, हमेशा गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिखाया गया है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बहुत दिनों से लड़ाई चली रही है, सीज फायर वायलेशन होते ही रहते हैं। अब जो इंडिया चाइना के बॉर्डर स्क्रिमिशेस हुए हैं वो थोड़े लिमिटेड है, इंडिया पाकिस्तान जितने नहीं है, लेकिन ये वाला जो LAC स्टैंड ऑफ हुआ है ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। तो इसके क्या रीजंस बन रहे हैं, कैसे पास्ट में इसके रीजंस को खोजा जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे। फिर ये आर्टिकल है द पेरिल्स ऑफ फॉलोइंग द लीडर सिंड्रोम, इसको लिखा है दुष्यंत देव जी ने। तो ये भी अक्सर कर गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बिना किसी, आप कह सकते हैं कि चेक के कुछ भी कर रही है, तो हम अगर इनकी बात को मानते ही जाएंगे तो बिल्कुल गलत होगा। थोड़ी सी बिल्कुल ही एंटी गवर्नमेंट बातें कर रखी है। तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो एक दो स्कीम्स की इन्होंने बात की है, वो स्कीम्स को हम लोग अपना रिवाइज कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आता है बैक टू वर्स, टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम स्ट्रेन्ड बियॉन्ड इमीडिएट रिपेयर। आपको अब तक खबर मिली गई होगी, इंडिया ने बोला है कि भाई पाकिस्तान में जो इंडिया की एम्बेसी है और पाकिस्तान की एम्बेसी जो कि इंडिया में है, दोनों में जो स्टाफ है वो स्टाफ ऑफ 50-50% पे काम करेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2 CRPF के ड्राइवर जो कि इस्लामाबाद, इंडिया के इस्लामाबाद हाई कमीशन में पोस्टेड थे, उनको इलीगली अरेस्ट कर लिया पाकिस्तानी पुलिस ने, उनको टॉर्चर किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया और ये बोला कि इनके पास फेक करेंसी थी और भी बहुत सी स्टोरी बनाई कि इन्होंने एक पैदल चलते हुए आदमी को टक्कर मार दी, इस टाइप की बातें। बस वो सब एक स्टोरी थी, इन्होंने पूरी तरीके से वियना कन्वेंशन 1961 को तोड़ दिया। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे सिग्नलिंग इंटेंट, इंडिया नीड्स इनहैंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। यहाँ पे ऑथर अभी जो सेंटर का डिसीजन आया ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां से जाके जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में लगने वाली चीजें जैसे कि कंप्यूटर, टेबल कुर्सी, फाइलें, जितनी भी तरीके की चीजों की जरूरत होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको जब खरीदने की बात आती है तो उसको इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू खरीदा जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जब भी सरकार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू चीजों को खरीद रही होगी, तो जो भी गुड्स खरीद रही होगी वो दिखने चाहिए कि उनका ओरिजिन क्या है, मेड इन चाइना है या कहीं और के बने हुए हैं, उनमें इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स का लोकल कंटेंट क्या है। तो इस स्टेप की ऑथर ने निंदा की और ऑथर ने कहा है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को दूर करना है, ना कि इस तरीके के स्टेप्स लेने हैं जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये ऑथर बोल रहा है। अगला आर्टिकल देखते हैं। ये है द मैनी क्वेश्चंस अबाउट फेविपिरावीर। ये देखिए, फेविपिरावीर माइल्ड कोविड-19 के लिए अलाउ कर दिया गया है कि इसको बना के लोगों को दिया जा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इसको बना रहा है, 103 रुपए एक टैबलेट की कॉस्ट है। तो इसको अप्रूवल जो मिला है, इसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑथर ने बात की है। जो इसके ऑथर है वो काफी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, SP कलंत्री जी। ये प्रोफेसर है ऑफ मेडिसिन एट द महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट है कस्तूरबा हॉस्पिटल सेवाग्राम महाराष्ट्र। तो बड़ी पर्सनालिटी है, साथ साथ एक पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, दिनेश ठाकुर जी। तो इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे बोला है इसके बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। कुछ अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं। और फाइनली द US ट्रायल एट द हेग। इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्या है दोस्तों कि US ट्रिप्स बहुत सालों से आपके अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं और दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। जैसे यूरोप में 3 कंट्रीज का नाम लिया गया, पोलैंड, रोमानिया एंड लिथुआनिया। अब इन जगह पे US ट्रूप जब डिप्लॉयड थे तो उनके खिलाफ काफी इल्जाम लग गए कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, टॉर्चर किया, रेप किया। तो अब जो विक्टिम्स हैं वो विक्टिम्स जाके इस ICC में, यानी कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इन US फोर्सेस के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो US गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला कि भाई हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ न्यू सैंक्शंस लेके आए। और आप देखो जाओगे कि जो स्टेट पार्टी होती है ना ICC की, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो स्टेट पार्टीज है उसमें USA नहीं है। लगभग 123 स्टेट पार्टीज हैं इस ICC की। तो ये पूरा इशू क्या है इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब आ जाते हैं अपने आज के पहले आर्टिकल में, चाइना, कश्मीर एंड द घोस्ट ऑफ अगस्त 5। देखिए, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ऑथर है, अगस्त 5 को डिसीजन जो आया था जिसमें ये बोला गया था कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया। तो सीधे सीधे तो नहीं, बट इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ऑथर है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन की निंदा कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये जो डिसीजन आया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जो टेंशन्स हैं वो बढ़ गई हैं, सीज फायर वॉल्यूशन ज्यादा हो रहे हैं, तो मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ होती है दोनों साइड से, सिविलियंस की डेथ होती है, ये भी हो रहा है। फिर अक्साई चीन को लेके भी कुछ प्रॉब्लम आई है। हुआ ये कि जब दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा गया तो एक बनी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और उस यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में पूरा का पूरा अक्साई चीन दिखाया गया। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि इसकी वजह से चाइना भी काफी नाराज हुआ है। अब यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशंस की जब बात होती है तो रिलेशन पहले ही खराब हो रहे थे एज फार एज द बॉर्डर एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छोटा सा जो इलाका है वहां पे आप कह सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक छोटा सा जो एरिया है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। उस एरिया को मैंने कई बार मैप में दिखाया है। इसके चलते जो इंडिया चाइना के रिलेशंस थे, आप कह सकते हैं कि इन चीजों में, वैसे तो इंडिया इकोनॉमिक टाइज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है तो इन चीजों को वो इग्नोर कर देता था, लेकिन अब ये चीजें इग्नोर हो नहीं रही हैं। 5 अगस्त को ये डिसीजन आया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये बोला जा रहा है कि भैया इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तो बवाल हो ही रहा है। प्लस एक बात और कही गई है, देखिए 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1972 या 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया तो फिर शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया और शिमला एग्रीमेंट में बात की गई कि हाँ भाई जो कश्मीर का बॉर्डर उसको शांत रखा जाएगा, ठीक है, सब कुछ चीजें करी जाएंगी। यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि जो पाकिस्तान की साइड के कुछ ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो 5 अगस्त का ऑर्डर लेके आया है इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने का, उसके चलते शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया है इंडिया ने। ये पाकिस्तान के साइड के कुछ ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। लेकिन ये बात भी पक्की, ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि इससे पहले जाने कितनी बार शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान वायलेट कर चुका है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, 1999 का कारगिल डिस्प्यूट ले लीजिए, और ये जो मुंबई अटैक्स हुए थे जहां पे 6 लोग समुद्र के रास्ते से आए और तड़ातड़ गोलियां बजाने लगे, चाहे उसको ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे ऑथर एक बात और कह रहा है, देखिए शिमला एग्रीमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें फॉर्मलाइज्ड हो गई थी और इंडिया ने ये जो 5 अगस्त का ऑर्डर पास करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी जम्मू एंड कश्मीर से, उससे इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया और पाकिस्तान के साथ जो ठीक ठाक रिलेशंस हो सकते थे उसके चांसेस भी कम कर दिए। यहां ऑथर ने एक बात और बताई, जब चाइना के रिस्पांस की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब इस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में तोड़ा गया, तो अगस्त 2019 में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब वो चाइना भी गए और चाइना में जाके उन्होंने लॉ मेकर से बात की और उनको बताया कि देखिए ये जो अभी का अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब उन्होंने चाइनीज अथॉरिटी को जाके पैसिफाई किया कि ठीक है आप इस बात से परेशान मत होइए कि हमने अपनी 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी है। लेकिन ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये जो अक्साई चीन पे स्टेटमेंट दिया था कि हम अक्साई चीन को वापस ले लेंगे, हो सकता है इन बातों ने चाइना के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनको नाराज कर दिया हो और इसलिए चाइना ये सब कर रहा हो। देखिए ये सब बातें तो बेकार की हैं, ये हमें मालूम ही है कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है वो अपने जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन को ध्यान में देखते हुए कर रहा है, अपने लोगों के बीच अपनी धाक को बनाए रखना चाहता है और उसको लगा कि इंडिया पे अटैक करके बॉर्डर में ये सब टेंशन करके हम आराम से साइड से निकल जाएंगे और कोई टेंशन बाद में होगी ही नहीं और हम इंडिया को दबा भी देंगे। हालांकि उसका ये आइडिया अब बैकफायर होता नजर आ रहा है। 15 जून को एक इंसिडेंट हुआ, आपको पता ही है। 19 और 20 जून के लगभग उसी जगह पे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे जहां पे इंसिडेंट हुआ था, 1,000 1,500 सोल्जर्स चाइना के और इंडिया के बस कुछ मीटर की दूरी पे खड़े थे। बहुत टेंस सिचुएशन थी, कभी भी लड़ाइयां शुरू हो सकती थी। हालांकि फॉर्चुनेटली किसी भी तरीके की अब तक कोई लड़ाई हुई नहीं है, बातें जारी है। तो यहाँ पे जो कुछ भी ऑथर ने बोला है इसको कहीं पे भी नोट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एंटी नेशनलिस्टिक स्टांस लिया है यहाँ पे ऑथर ने। प्लस ऑथर यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि ये जो पूरा इश्यू हुआ है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का, इससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन और स्ट्रांग होगी और अब इंडिया को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है अब चाइना और पाकिस्तान का इस पूरे इशू के बाद वो बहुत ज्यादा होने वाला है और इंडिया इस पूरे सिनारियो में, ये जो पूरा जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन है, इसमें थोड़ा वीक पड़ सकता है। आगे चलते हैं। अब इस आर्टिकल में देखिए दुष्यंत देव जी क्या बोल रहे हैं। दुष्यंत देव जी ने बी आर अम्बेडकर के एक स्टेटमेंट को कोट किया। बी आर अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को ये स्टेटमेंट दिया था। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला, द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू as to observe the caution which John Stuart Mill has given to all
who are interested in the maintenance of democracy, namely not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. यानी बी आर अम्बेडकर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी भी आप किसी को इतना ज्यादा मत मानने लगिए कि आपके पास जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है आप उसको सामने सरेंडर कर दो। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस को पूरी तरीके से अपोज किया जा रहा है। यहाँ पे बात की ऑथर ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। ऑथर ये बोलता है कि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो डिजास्टर की परिभाषा है और वो दी हुई है। डिजास्टर की परिभाषा क्या बोलती है? कैटास्ट्रॉफ, मिसशप, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड कॉजेस, जिससे ह्यूमन लाइफ को एक सब्सटेंशियल नुकसान हो, प्रॉपर्टी का डैमेज हो, एनवायरमेंट खराब हो, ये सब बातें बोली गई। तो देखा जाए डिजास्टर की कंडीशन के हिसाब से आप देखोगे तो देखिए भैया कोरोना वायरस का ये जो पेंडेमिक है ना, ये पूरी तरीके से डिजास्टर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था और उस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है, तो इस फंड का और इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया गया कोरोना वायरस से डील करने के लिए? पहली बात तो ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि देखिए जब लोकुस्ट का इन्वेजन हुआ, यानी ये जो चिड़े आ गए थे, जोड़ते रहते ना, पूरी फसल असल खराब कर देते, तो जब लोकुस्ट इन्वेजन हुआ तो लोकुस्ट इन्वेजन के लिए जो गवर्नमेंट थी उसने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा निकाला, ठीक है, फिर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा निकाला। तो क्या गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि कोरोना वायरस कम इंपॉर्टेंट है और ये जो लोकस्ट का इन्वेजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फिर यहाँ पे कुछ और बात कही गई, पीएम केयर्स फंड बना दिया गया। अब ये जो पीएम केयर्स फंड है, ये जो बनाया गया है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 46 को वायलेट करता है। ये जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया है, इसको ना कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑडिट कर सकता है, बिल्कुल ओपेक एक्सरसाइज है। कैसे इसमें से पैसा खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो बस ऑथर यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब ऑलरेडी लेजिस्लेशन है एक डिजास्टर के साथ जूझने के लिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बना हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें सारे प्रोविजंस हैं, तो अलग से ये पीएम केयर फंड बनाने की जरूरत क्या पड़ी? उसके बाद ऑथर ये बोल रहा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे यूनिलैटरल डिसीजंस ले रही है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर 2016 में, जैसे कि नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया मार्च 2025 में, 100 करोड़ लोग के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया गया और सिर्फ 4 घंटे का नोटिस दिया गया। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। और जो कोविड-19 का मैनेजमेंट किया है सरकार ने, इसके ऊपर भी दुष्यंत देव ने आवाज उठाई है। तो देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो इसमें बोलना नहीं, इस आर्टिकल से आपको एक चीज समझ में आती है कि जब भी अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोरोना के पैंडेमिक से कैसे जूझना है, तो आपके सामने एक जवाब हो सकता है कि चलिए पीएम केयर्स फंड की बुराई तो बिल्कुल मत करिएगा, हाँ आप ये जरूर लिख सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड नीड टू बी ऑडिटेड। दूसरी चीज आप एक कह सकते हो कि भाई देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डिजास्टर की पूरी परिभाषा लिखी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लेके आते और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऐसे बहुत से प्रावधान है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसकी बहुत सारी कमिटीज होंगी, रीजनल लेवल पे कमिटीज बनाई जाएंगी जो रीजनल लेवल पे वहां की प्रॉब्लम्स के हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर वो प्रोविजंस थे जिससे पैन इंडिया कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता था, ये बात बिल्कुल सही है। तो कोरोना से लड़ने के प्रोबेबल तरीके अगर आपसे किसी मेंस के एग्जाम में पूछ दिए जाए तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को कोट कर सकते हैं, ये आपके लिए कोटेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम। ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अभी आपको पता ही है कि इंडिया ने बोला है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान में जो भी उनके हाई कमीशन है वहां पे जो स्ट्रेंथ है उसको 50% कर दिया जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि भाई हमारे इस्लामाबाद में जो 2 ड्राइवर्स पोस्टेड थे उनको इलीगली अरेस्ट किया गया, उनके डिप्लोमेटिक राइट्स को वॉयलेट किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। पूरे चांसेस है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के ऑफिशियल्स को हम लोगों ने 1 या 2 महीने पहले इंडिया से निकाल दिया था। यह बोला गया था कि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना लिंक बना रहे हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? देखिए बहुत बार हुआ है दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने देश से दूसरे के डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल फेंका है। ये चीज शुरुआत हुई थी, आप देखिए 1999 में कारगिल वॉर हुआ, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हो गया दिसंबर 2001 में। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ दिसंबर 2001 में, उसके बाद हुआ ऑपरेशन पराक्रम। पता है ना ऑपरेशन पराक्रम क्या होता है? ऑपरेशन पराक्रम ये होता है कि जैसे ही आपकी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, बहुत भारी मात्रा में जो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस थी वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके खड़ी हो गई और एक वॉर की सी सिचुएशन बन गई थी। लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिएशन हुआ
पूरे इंटरनेशनल दुनिया भर के लोगों ने मीडिएशन कराया और डी एस्केलेशन हुआ, फोर्सेस वापस चली गई। फिर आप देखेंगे कि बाद में एक सार्क समिट हुआ 2004 में। उससे पहले आप ये बोलोगे कि अच्छा 2004 के जो सार्क समिट हुआ था ये हुआ था पाकिस्तान में, तो वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, जिसके बाद थोड़ी बातचीत अच्छी हुई तो दोनों देशों ने कहा कि चलो ठीक है, हाई कमीशन में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो पूरी स्ट्रेंथ फिर हो गई। फिर अभी देख रहे हैं कि रिसेंटली रिलेशन बहुत खराब हो रहे हैं, पुलवामा अटैक हो गया, फिर उसके बाद इंडिया ने रिस्पांस दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक से, और अभी जब अगस्त 5 को आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव किया गया, उसके बाद तो पाकिस्तान दुनिया भर में हर जगह जाके इंडिया के खिलाफ बोल रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश नहीं की। 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाहौर भी गए थे जब वो अफगानिस्तान से लौट रहे थे, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। अभी के लिए आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी कल्चरल एक्सचेंज नहीं है, वीजा दिया नहीं जाता है। हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है, वहां पे जो लोग हैं वो जाके पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू होते हुए भगवान के दर्शन करके वापस आ सकते हैं, बस इतना किया गया है। बाकी जो इंडिया पाकिस्तान के टाइज है वो बिल्कुल खराब चल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है, ऑथर यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ भाई टाइज बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है और खराब हो रहा है। जैसे कि इंडिया के 2 ड्राइवर्स को अरेस्ट कर लिया पाकिस्तान वालों ने, टॉर्चर किया, तो इंडिया ने भी बोला भाई अब जो स्ट्रेंथ है डिप्लोमेटिक मिशन की वो आधे आधे पे काम करेगी, 50-50% कर दिया है स्ट्रेंथ को। तो अब देखिए आगे क्या निकल के आता है, बट अभी के लिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब है, ये आर्टिकल में बताया गया है। सिग्नलिंग इंटेंट, इंडिया नीड्स एनहांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड इंप्रूव्ड एफिशिएंसीज। आपको बताया दिया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सरकार ने बोला कि जो भी वेंडर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आके लोग चीजों को बेचते हैं और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने प्रयोग के लिए इन चीजों को खरीदते हैं, तो ये जो वेंडर्स हैं वो क्लियर कट बताएंगे कि उस सामान में मेड इन चाइना वाला सामान कौन सा है और उस सामान पे इंडियन कंटेंट कितना है, इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, इंडिया का लोकल कंटेंट कितना लगा हुआ है, ये सब चीजें बताई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का इंस्टांस है ना कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में इंडिया के अंदर बनी हुई चीजों को हम प्रोक्योर करेंगे। फिर अभी आपने रिसेंटली एक सुनी होगी जो कि प्राइवेट ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी जो सामान बिकेगा उस पर लिखा होगा कि भाई कौन सा सामान मेड इन चाइना। तो इससे लोगों को ये मालूम पड़ेगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको ये मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज चाइना में बनी है और कौन सी चीज बाहर में बनी है। हम यहाँ पे ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को पॉइंट आउट कर रहा है। ऑथर इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है कि देखिए सरकार 2014-2015 से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला रही है, तो अब तक मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सक्सेस मिलनी चाहिए, बट मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में सक्सेस मिली नहीं। मेक इन इंडिया को प्रोग्राम को सक्सेस कब मिलती, जब न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया में अंदर आती, टेक्नोलॉजी में इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता और हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली कुछ ऐसी इंडस्ट्री सेटअप होती जो हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। आपको पता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन ये होता है कि भाई बाहर की चीजों को आप इंडिया के अंदर ना आने दो ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ सके। लेकिन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को एक नेगेटिव सेंस में देखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है, ये बस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करता है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि आप जो अभी कर रहे हैं ना वो है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मतलब कि आप भले ही बाहर से इंडिया में आने वाली चीजों पे बैन लगा दें या उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें या उनके खरीद को डिस्करेज कर दें, उससे भी जो इंडिया के अंदर चीजें बढ़ रही हैं, बन रही हैं, उनकी क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। जरूरी ये है कि इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज है, उनकी टेक्नोलॉजिकल लेवल को बढ़ाया जाए, उनको एडवांस किया जाए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लिया जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज इंडिया में तेजी से बढ़े। जब ये चीजें होंगी ना तब जाके हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी और ऑटोमेटिकली जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया की चीजें खरीदने लगेंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी के लिए अगर आप इस तरीके की चीजों को करके चाइना के सामान को बेचना कम भी करवा दो तो भी जो लोगों को चीजें मिलेंगी उनमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होगी, उनमें क्वालिटी नहीं होगी। ये सब बातें कहेंगे। तो यहाँ पे वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा प्रो चाइना स्टैंस भी लिया है ऑथर ने। ऑथर ये कह रहा है कि जो आप कर रहे हैं अभी, दिस इज वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज, ठीक है। चाइना पे हमारी रिलायंस ना केवल स्मार्टफोन्स में, ना केवल लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में भी है। जितना भी हम लोग दुनिया भर की फार्मेसी मनी घूमते हैं ना, वो तभी घूमते हैं क्योंकि चाइना हमको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको बल्क ड्रग भी कहा जाता है, वो बेचता है। और हमारे देश के 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आते हैं चाइना से।
तो अगर चाइना पे रिलायंस कम करना है तो सबसे पहले तो इंडिया के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बनाने के आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें। तो अभी के लिए बोला गया कि सेल्फ रिलायंस जरूरी है, लेकिन सेल्फ रिलायंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। चाइना भी आज की डेट में जो इतना बड़ा बन के बैठा है, उसने 20-30 साल उस लेवल पे काम किया है, तब जाके वो आज इतनी मेजर पावर बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो जेन्युइन सेल्फ रिलायंस पाने के लिए आपको कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस रखने पड़ेंगे, लॉन्ग प्रोसेस रखने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, ये पॉइंट मैं अलग से बता रहा हूँ, हमारी सरकारें सिर्फ 5 साल के इलेक्ट होकर आती है, तो वो 5 साल में कुछ अच्छा काम करना चाहती है, और 5 साल में आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को एक लिमिट से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। तो 5 साल में अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आप बाहर से ही सामान इंपोर्ट करोगे। तो जरूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस को अप्लाई किया जाए, जिससे एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट आए, स्किल बिल्डिंग भी हो, हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो। इसलिए अभी के लिए जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको वेपनाइज ना करके हमारे जो मिलिट्री निगोशिएटर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको बात करने की सहूलियत दी जाए कि वो इन टेंशंस को कम करें। हालांकि ये बात यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव बोल दी ऑथर ने, यहाँ पे चाइना को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया है ऑथर ने। लेकिन ऑथर की एक बात तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अगर हमको सेल्फ रिलायंट बनना है तो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को सुधारना पड़ेगा, उसके बिना हम compete नहीं कर पाएंगे, उसके बिना हम करेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिससे हम अपनी ही इकोनॉमी में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। आगे चलते हैं भाई, कुछ नए सैंक्शंस लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे। किसने? यूएस प्रेसिडेंट ने। देखिए, पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टेट पार्टी नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि भाई ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टेट पार्टी क्यों नहीं है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2002 में। 2002 में जब यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बोला कि यूएसए स्टेट पार्टी बनेगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने बोला कि भाई देखिए, जो एक्यूज्ड है, ठीक है, वो एक रेटिफाइंग स्टेट का होना चाहिए। फिर से देखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एडमिनिस्ट्रेशन सस्पेंडेड इट्स सिग्नेचर टू द स्टैट्यूट व्हेन इट फेल्ड टू विन backing to restrict the court's limits solely to the cases where the accused belong to a ratifying state। कहने का मतलब ये बोला कि जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हो वो पर्सन भी उसी स्टेट का होना चाहिए, उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के स्टैट्यूट को रेटिफाई किया है। तो इस बात पे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बाकी मेंबर्स से तैयार हुए नहीं, और यूएसए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन नहीं किया। अभी के लिए आप देखोगे कि यूएस ने अफगानिस्तान में, फिर यूएस ने पोलैंड, रोमानिया और लिथुआनिया में जो प्रॉब्लम्स की, देखिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की जो सीआईए है ना, सेंट्रल एजेंसी है आपकी यूएसए की, जैसे रॉ है इंडिया में, आईएसआई है पाकिस्तान में, वैसे यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की बहुत सी ब्लैक साइट्स हैं, पोलैंड में है, रोमानिया में है, लिथुआनिया में, जहां पे बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं। तो इन जगहों पे जो यूएस के लोग हैं, जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे आप कह सकते हैं कि क्राइम किए हैं। उन क्राइम के अगेंस्ट में बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं वो अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाके इंसाफ मांग रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनको इंसाफ देने के मूड में भी है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर केस चला रहा है। यूएस ने बोला ये नहीं हो पाएगा, आप हमारे ऑफिशियल के ऊपर केस नहीं चला सकते, और उन्होंने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन केसेस को, उन लोगों को बोल दिया गया कि आप यूएसए में घुस नहीं सकते, आपके जितने भी एसेट्स हैं यूएसए के अंदर, उन एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर यूएसए में नहीं आ सकता। फिर जिन लोगों ने आके इल्जाम लगाया है, जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स के ऊपर भी यूएस ट्रेवल बैन लग गया है। अगर कोई, वैसे तो उन विक्टिम्स के क्या ही एसेट होंगे, वो तो बिल्कुल ही गरीब टाइप के लोग हैं। तो इस तरीके की चीजें यूएसए ने करी हैं। और यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, इनका ये बोलना है कि हम ना केवल अपने लिए ऐसा करेंगे, हम इजराइल के लिए भी ऐसा करेंगे, क्योंकि इजराइल हमारा एक ऑल टाइम एलाई है। और इजराइल ने वेस्ट बैंक पे और जो सेटलमेंट बनाया है वेस्ट बैंक पे, और 2014 में जो इजराइल ने गाजा पट्टी का इन्वेजन किया था, उसके चलते में बहुत सारी पैलेस्टीनियन डेथ्स हुई थी। तो उसके लिए इजराइल को भी आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं खींच सकते, इसलिए हम इजराइल को भी प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सैंक्शन सब पे लगेंगे, उन विक्टिम्स के लिए जो लॉयर खड़े होंगे उन पे भी लगेंगे, जो जजेस इन चीज को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर्स देख रहे हैं, उन पे भी लगेंगे, रिसर्चर्स पे भी लगेंगे, जो विटनेस देगा कि हाँ भाई यूएस फोर्सेस ने यहाँ पे अत्याचार किए, उनके ऊपर भी ये बैन लगेंगे। तो मतलब एक बहुत बड़े स्केल पे यूएस यहाँ पे बैन लगा देगा उन लोगों के ऊपर। हालांकि बहुत सारे लोगों का बोलना है
कि ये जो मेजर्स ले रहा है यूएस ये इफेक्टिव नहीं है। क्यों इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि जो हेग का स्टाफ है जो नीदरलैंड्स में बैठता है और जो बाकी लोग हैं वो यूएस सॉइल पे नहीं है। हाँ, उन लोगों पे जरूर इफेक्ट लग सकता है जिनकी यूएस में प्रॉपर्टी वगैरह हो और उनका जो यूएस बहुत ज्यादा आना जाना हो। यूएसए का साफ साफ ये बोलना है कि देखिए जो यूएस पर्सनल जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो देश के लिए काम करते हैं। इसलिए यूएस जो कांग्रेस थी इसमें एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है अमेरिकन सर्विस मेंबर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू ये बोला गया था कि हमारी अमेरिकन फोर्सेस किसी और कंट्री में जाके ऑन द बिहाफ ऑफ अवर कंट्री कुछ काम करती हैं तो उसके लिए उनको लीगली ट्राई नहीं किया जा सकता और कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। फिर आप देखोगे अगर रोम स्टैट्यूट की बात करो दोस्तों तो रोम स्टैट्यूट के थ्रू ही ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बना है और इसकी 123 स्टेट पार्टीज है। सबसे खास बात यह है कि भाई क्या इन 123 स्टेट पार्टीज के लोगों को ही ऊपर इल्जाम लगा सकती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड? नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं सबके ऊपर इल्जाम लगा सकती है। तो यहां पे देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यूएसए के फोर्सेस के ऊपर इल्जाम लगा रही है, यूएसए के जिन लोगों ने वायलेंस किया उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है और यूएसए तो स्टेट पार्टी भी नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जो एम्बिट है वो उन कंट्रीज के ऊपर भी जाता है जो उसकी स्टेट पार्टीज नहीं है। और अभी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो उन क्राइम्स को लेकर चल रही है जो कि यूएस आर्मी ने किए थे अफगानिस्तान में और जो सीआईए ने किए थे 3 यूरोपियन नेशंस में। कौन कौन से थे वो 3 यूरोपियन नेशंस? पोलैंड, रोमानिया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं दोस्तों, ये इस आर्टिकल का सार था। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये एक ड्रग है फाविपिराविर। अब ये बोला गया है कि जो फाविपिराविर है इसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, अप्रूवल किसने लिया है? तो भैया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसको बोला? ग्लेन फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़ी कंपनी है मेडिकल सेक्टर में, तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स से बोला गया है कि भाई जो फेविपिराविर है जिसको माइल्ड कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका जेनेरिक वर्जन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल बना सकता है। अब यहां पे काफी सारी बातें की गई दोस्तों। एक कंट्रोवर्सी उभर के आ रही है और कंट्रोवर्सी ये उभर के आ रही है कि पहले तो एक ड्रग आपके सुनने में आ रही होगी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, फिर अभी के लिए आपको आ रही है फाविपिराविर। अब जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोवाइड किया है डीसीजीआई ने फाविपिराविर को, क्या ये रेगुलेटरी अप्रूवल सही है? पहली बात तो रेगुलेटरी अप्रूवल मिला कैसे? दूसरी बात, क्या इस ड्रग को अप्रूव करना सही है? इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। सबसे पहले इस ड्रग का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं फाविपिराविर का। फाविपिराविर को पहली बार किसने इन्वेंट किया? तो एक जापानीज कंपनी ने इन्वेंट किया इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। जब कोविड-19 फैलने लगा तो चाइना में, रशिया में फाविपिराविर ड्रग का इस्तेमाल किया गया। हालांकि दुनिया भर की जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके अंदर काफी बहस है कि भाई क्या ये फाविपिराविर सही दवाई है कि नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं कि भाई कौन से बेसिस पे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है इस फाविपिराविर को, और जिस बेसिस पे हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है क्या उन बेसिस को, क्या उस अंडरलाइन डाटा को पब्लिक के सामने अवेलेबल किया है? क्या उस अंडरलाइन डाटा को मेडिकल कम्युनिटी के सामने अवेलेबल किया है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेडिकल कम्युनिटी के सामने अवेलेबल किया जाता है। अच्छा, काफी हद तक यहाँ पे ये भी आवाजें उठ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दिया है इस फाविपिराविर ड्रग को, ये इस बेसिस पे दिया है कि भाई बाहर की कंट्रीज में भी इस ड्रग को अप्रूवल दिया गया है। तो क्या हमारे जो रूल्स हैं, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2009, क्या हमारे ये रूल डीसीजीआई को ये परमिशन देते हैं कि अगर किसी और कंट्री में किसी ड्रग को अप्रूवल दे दिया गया है तो इंडिया में भी उसे अप्रूवल दिया जाएगा? इन सब बातों को यहाँ पे ऑथर ने उठाया है। देखिए, ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी किसी भी मेडिसिन को अप्रूवल दिया जाता है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है और वो एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग होती है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्या होता है दोस्तों? 2 सेट ऑफ पेशेंट बनाए जाते हैं, एक सेट ऑफ पेशेंट को जिस ड्रग का टेस्टिंग हो रही है वो दी जाती है और एक सेट ऑफ जो पेशेंट है उनको एक अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाती है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो उन पेशेंट्स को देख रही होती हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि किसको क्या दिया जा रहा है। ये बात है, ठीक है। उसके बाद उसका इफेक्ट देता है उन सेट ऑफ पेशेंट्स पे। और अगर मान लीजिए जिस मेडिसिन को आप टेस्ट कर रहे हो वो मेडिसिन अगर उन पेशेंट्स को सही हो पाती तो वो इफेक्टिव है। तो मान लीजिए कि ये 2 सेट ऑफ पेशेंट्स आपने बनाए, जिस मेडिसिन को आप टेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए फाविपिराविर को आप टेस्ट कर रहे हो, तो इस सेट ऑफ पेशेंट को इसको आपने फाविपिराविर दे दी और इसको कोई अल्टरनेट मेडिसिन दे दी। अब अगर ये लोग ज्यादा सही होने लगे इनके कंपैरिजन में तो आप बोलोगे कि भाई फाविपिराविर मेडिसिन सही है। तो क्या ऐसा कोई टेस्ट इंडिया में फाविपिराविर पे हुआ है?
इस बात पे बहुत डाउट उठाया है यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि अभी थोड़े दिन पहले एक बहस चल रही थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे, और दुनिया भर से आवाजें उठी हैं कि भाई जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसकी मॉर्बिडिटी रेट ज्यादा है। तो अब जब फाविपिराविर को आपने अप्रूवल दे दिया है तो क्या इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है? तो भाई ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का बोलना है कि हम एक क्लिनिकल ट्रायल कर रहे थे इस ड्रग पे इंडिया में, और एक क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है सीटीआरआई ने बोला है कि भाई जो ग्लेनमार्क की स्टडी थी ये 150 पेशेंट्स पे हुई थी 12 अलग अलग हॉस्पिटल्स में। ये 12 अलग अलग हॉस्पिटल्स है छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में, और उस स्टडी के बेसिस पे इसको अप्रूवल मिला है। अब यहां पे ऑथर का ये बोलना है कि चलिए मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि आपने फाविपिराविर मेडिसिन को टेस्ट किया, लेकिन आपने इसको किसके अगेंस्ट में टेस्ट किया? आप दो सेट्स टेस्टिंग कैसे हो रही? दो सेट, मान लीजिए इस सेट में भी, इस वन वाले सेट में भी कोविड-19 के पेशेंट है, सेकंड वाले सेट में भी कोविड-19 के पेशेंट है। सेकंड वाले सेट को आपने फाविपिराविर दिया, फर्स्ट वाले सेट को आपने कुछ अल्टरनेट सेट ऑफ मेडिसिन दिया। तो कौन सी अल्टरनेट सेट ऑफ मेडिसिन दिया, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात ऑथर ने ये बोला है कि ज्यादातर जो मॉडरेट केसेस है कोविड-19 के वो अपने आप सही हो जा रहे हैं, अपने आप लोगों का बुखार चला जा रहा है। तो जब अपने आप चला जा रहा है तो यहाँ पे फाविपिराविर की इतनी जरूरत पड़ कैसे गई? और आपने फाविपिराविर के टेस्ट किसको बेस मान के किए हैं? अल्टरनेट मेडिसिन कौन सी थी? इस बात को आप लीगल करिए, इस बात को आप डिक्लेयर करिए। तो भले ही जापान के रेगुलेटर ने इसको इन्फ्लुएंजा के लिए अप्रूव किया था, लेकिन फाविपिराविर मेडिसिन में और भी प्रॉब्लम्स है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लीथल हो सकती है फाविपिराविर, ये बात बोली जा रही है। तो क्या इंडिया में भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई है? अब इन सब बातों के बारे में यहाँ पे चीजें उठाई गई हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए अब आप ये समझ लीजिए कि ऑथर का यहाँ पे कहना यह है कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल को आपने अप्रूवल दे दिया। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एक टैबलेट 103 रुपए की बेच रही है। अब जिस हिसाब से कोविड-19 इंडिया में फैल रहा है, अगर एक टैबलेट 103 रुपए की बिक रही है तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल है, वो तो जबरदस्त इसमें पैसे कमाने वाला है। तो चलिए वो पैसे कमा रहा है, वो एक अलग चीज है, बट कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है इस ड्रग का? क्या सच में ये ड्रग कोविड-19 की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? इसके ऊपर जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है ये मेडिकल कम्युनिटी के सामने आनी चाहिए, और सबको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो भी अप्रूवल मिला है ये सही तरीके से मिला है, ये ऑथेंटिक है। ये सब बातें कही है यहाँ पे ऑथर ने। तो काम भर की चीजें बता दी दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी के लिए मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, जाने से पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।